टेस्ट में आप लोगों का ये फोटोसिंथेसिस तक ही आ रहा है ना? इस टेस्ट के टॉपिक्स क्या हैं? सर आइडिया नहीं है टेस्ट का। आइडिया नहीं है? सर फोटोसिंथेसिस है। हाँ, शेड्यूल तो मिला होगा ना। और फोटोसिंथेसिस के बाद फिर क्या शुरू होगा? रेस्पिरेशन। यस सर, रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो भी इसमें डाउट्स हो वो आप लोग पूछ लो। इसमें बस ये थोड़ा सा रह गया था हम लोगों का, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में सबसे पहले था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो ब्लैकमैन ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक से ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा तो उसका रेट डिपेंड करेगा उस फैक्टर पे जिसका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगा। तो इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन में जिस फैक्टर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, अमाउंट सबसे कम होगा, उसी फैक्टर पे रेट डिपेंडेंट करेगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। तो अगर हम इस जो फैक्टर मिनिमम क्वांटिटी में है, अगर उसकी क्वांटिटी हम चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली उस बायोकेमिकल प्रोसेस के रेट को चेंज कर देगा। तो दिस वाज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन इन 1905 बाय ब्लैकमैन्स। फिर इसके बाद इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जैसे लाइट में फिर लाइट का ड्यूरेशन, लाइट की क्वालिटी, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी। ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो अफेक्ट करेंगी फोटोसिंथेसिस को, प्लस वाटर प्लस टेम्परेचर। तो लाइट के लिए ये ग्राफ दिया हुआ था इन्होंने। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जा रहा है। ये ए ग्राफ में दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर लाइट क्या है, ये मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है फैक्टर, क्योंकि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो गया। तो ए ग्राफ के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ए शोज लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरह से अगर बी के बारे में पूछा जाए तो बी में भी ऑलमोस्ट 50% तक तो लिनियर रिलेशनशिप रहता है और बाकी के 50 में फिर ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल पे आ गया है। तो बी ग्राफ में भी 50% ऑफ द ग्राफ शोज लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइट पे, लाइट के ड्यूरेशन पे, इंटेंसिटी पे।
उसके बाद वाटर पे, टेम्परेचर पे, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये जो है इस समय लिमिटिंग फैक्टर है। फिर सी ग्राफ में दिखाया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ये मैक्सिमम पहुंच चुका है, और इसके बाद फिर इसमें इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर भी रेट जो है ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है सी ग्राफ में कि लाइट इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, सम अदर फैक्टर इज नाउ लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि अगर लाइट लिमिटिंग फैक्टर होती तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब कोई और फैक्टर जो होगा वो लिमिटिंग हो गया होगा, सम अदर फैक्टर इज नाउ लिमिटिंग। और उसके अलावा फिर डी ग्राफ में शो, डी जो ये दिखाया हुआ है ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट शो करता है। लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि जिस लाइट इंटेंसिटी पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अचीव हो जाएगी। तो इस लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस क्या हुई, मैक्सिमम हो गई। तो इसी को बोलेंगे लाइट सैचुरेशन पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। तो ये चार चीजें ए बी सी डी ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ लाइट, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों पे फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करेगा। फिर देयर इज ए लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो लो लाइट इंटेंसिटी पर लिनियर रिलेशनशिप है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट की इंटेंसिटी के बीच में, लेकिन हायर लाइट इंटेंसिटीज पे ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। तो ये जो सी वाले में हमने लिखा हुआ है कि कोई और फैक्टर लिमिटिंग है, तो वो ये दिया हुआ है यहाँ पे। What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि 10% ऑफ द फुल सनलाइट पे ही लाइट सैचुरेशन अचीव हो जाता है, मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अचीव हो जाएगी। तो लाइट जो होगा ये रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होगा। Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor. इसको अंडरलाइन कर लेना। Incident light beyond a point causes the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हमारी बढ़ती चली जाएगी। एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी अगर हम हाई रखेंगे तो सोलराइजेशन हो जाता है। सोलराइजेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोलराइजेशन। सोलराइजेशन में फोटो ऑक्सीडेशन होगा, जो पिगमेंट्स होते हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ पिगमेंट्स, और दूसरा होता है फोटो इनिबिशन। तो इन्हीं दोनों को मिला करके टर्म दिया जाता है सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन होता है ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर काफी ज्यादा ड्यूरेशन तक हम हाईलाइट इंटेंसिटी को मेंटेन रखेंगे तो दिस विल लीड टू सोलराइजेशन, और इसकी वजह से होगा क्या, फोटो ऑक्सीडेशन होगा पिगमेंट्स का, फोटो इनिबिशन होगा, और
इसकी वजह से अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज। तो ये इसके इफेक्ट्स हुए लाइट के, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें C3 और C4 के बारे में पूछते हैं। तो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने बढ़ाया हुआ है तो the C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide concentrations at low light conditions. Neither group responds to high CO2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, मतलब इंटेंसिटी लाइट की कम है, तो चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, उसका कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Neither group responds to high carbon dioxide conditions at high light intensity. लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी को हाई किया जाएगा तो both C3 and C4 plants show increase in the rate of photosynthesis. दोनों ही photosynthesis के रेट में increase शो करेंगे। What is important to note is that C4 plants show saturation at about 360 micro per liter carbon dioxide concentration पे, while C3 plants responds to increased carbon dioxide concentration and saturation is seen only beyond 450 micro per liter. तो ये जो सैचुरेशन है C4 में कम है और C3 में ज्यादा है, इसको नोट कर लेना। C3 में सैचुरेशन जो होता है ये 450 पे है माइक्रो पर लीटर, और C4 में ये 360 पे है। तो ये C4 में कम पे क्यों है? क्योंकि C4 में जो पेप होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, इसकी एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होती है, या जो पेपकेज एंजाइम है उसकी भी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा होगी। तो कम कॉन्सेंट्रेशन पे ही ये सैचुरेशन शो कर देगा। तो इसलिए C4 में सैचुरेशन 360 माइक्रो पर लीटर पे है और C3 में 450 माइक्रो पर लीटर। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। The fact that C3 plants respond to higher carbon dioxide concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops जैसे टोमेटो और बेल पेपर। तो ये हम लोगों ने कल देखा था कि ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि इस तरह का ग्लास का पूरा तैयार किया जाता है ये, और इसमें सनलाइट एंटर कर सकती है बट गैसियस एक्सचेंज बाहर के एटमॉस्फेयर से नहीं हो पाएगा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जो इंक्रीज्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता है कि 450 माइक्रो पर लीटर तक C3 प्लांट्स में अगर ये बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होता है ये लिमिटिंग है, क्योंकि ये 0.03% है। 0.03% का मतलब हुआ जाके करीब 300 माइक्रो पर लीटर ही है अभी, और बढ़ के ये 450, इसका ऑप्टिमम कितना होता है 450, मतलब करीब करीब अभी 1.5 गुना और बढ़ा दिया जाए अगर, तो भी C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस बढ़ती चली जाएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया जाता है ग्रीन हाउस में। और यहाँ पर टोमेटो और बेल पेपर, ये दो यहाँ पे प्लांट्स दिए हुए हैं, C3 प्लांट्स जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स कहलाती हैं। तो they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields. तो इनकी पैदावार बढ़ गई थी इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट के कारण।
फिर इसमें एक चीज और पूछी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में ही, कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। rate of photosynthesis is equal to rate of respiration। मतलब फोटोसिंथेसिस कैसा एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन कैसा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मतलब कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म, मतलब कोई नया निर्माण नहीं हो रहा होगा तो उसे बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपनसेशन पॉइंट वो होगा जहां पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को कम करते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि कार्बन फोटोसिंथेसिस जो होगी ऑलमोस्ट मिनिमम वैल्यू पर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन एटमॉस्फेयर से ना के बराबर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वही प्लांट यूटिलाइज कर लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, क्योंकि इसको याद इस तरह से रख सकते हैं कि 6CO2 + 12H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है ज्यादा। यहाँ पर भी देखो 0.03% होती है एटमॉस्फेयर में, जबकि इनका ऑप्टिमम जो है C4 के लिए 360 है और C3 के लिए 450 है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को इससे कम करते जाएं, 3% से 0.03% से और नीचे ले जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ऑलमोस्ट नील हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता जाएगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन अनअफेक्टेड रहता है, ये उतना ही रहता है। तो ये दोनों करीब करीब बराबर हो जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट। फिर टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक। तो टेम्परेचर का सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ेगा? जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स कैसे हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं, और अगर बहुत कम टेम्परेचर हो तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। तो डार्क रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन जो होती है ये एंजाइम एंजाइम ड्रिवन नहीं है, एंजाइम से कंट्रोल नहीं होती, तो इसलिए लाइट रिएक्शन पे टेम्परेचर का उतना असर नहीं पड़ेगा जितना डार्क रिएक्शन पे। तो द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। Though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to a much lesser extent। हालांकि ये भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, बट इन कंपैरिजन टू डार्क रिएक्शन इन पे काफी कम असर पड़ेगा। द C4 plants respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम की अगर बात की है तो C4 का ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑप्टिमम और C3 का कम होगा, ये इंपॉर्टेंट। क्यों C4 का ज्यादा? क्योंकि C4 प्लांट्स का ड्राई और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए बने हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, सनलाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, तो इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat they are adapted to। Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates। तो ट्रॉपिकल चूंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होंगे हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा इनका, और टेम्परेट का लोअर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज वाटर। Even though water is one of the reactions in the light reaction, the reactants, the water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis। तो वाटर का जो मेन इफेक्ट है वो प्लांट को अफेक्ट करके है, ना कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डाल के। तो प्लांट को ये किस तरह से अफेक्ट करता है? जब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, मतलब जब पानी की कमी होगी, तो
स्टोमेटा जो होगा ये क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्यों क्लोज होगा? क्योंकि स्टोमेटल जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो वाटर लॉस होता है, उसको रोकने के लिए। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो ट्रांसपिरेशन भी करता है प्लस गैसियस एक्सचेंज भी कर रहा होता है। तो जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर नहीं करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। तो वाटर स्ट्रेस causes the stomata to close, hence reducing the carbon dioxide availability. Besides, water stress also makes leaves wilt. लीव्स जो होती हैं पानी की कमी की वजह से कैसी हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well. तो एक लीफ इस तरह से है, तो इसका सरफेस एरिया इतना है। भाई अगर यही लीफ विल्ट हो जाए, मुरझा जाए, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? काफी कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा मतलब सनलाइट का जो एक्सपोजर हो रहा होगा वो भी कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस भी ओवरऑल अफेक्टेड हो जाएगी। तो वाटर जो होगा ये इनडायरेक्टली प्लांट को अफेक्ट करके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। और वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में स्टोमेटा जो होगा ये क्लोज होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और लीव्स जो भी बिल्ट होंगी, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो इसमें इम्पोर्टेंट थे फोटोसिंथेसिस में। अब इसके अलावा फैक्टर्स हो गए, फिर इंटरनल फैक्टर्स। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। इंटरनल फैक्टर्स में नंबर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारे जो हैं। और हार्मोन्स जैसे एब्सिसिक एसिड जो होता है ये फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे जो होंगे ये इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे। फिर इसके बाद ये वाला चार्ट कल हम लोग कर चुके थे। एक पॉइंट ये यहाँ पे रह गया था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशंस। तो अंडर हाई लाइट कंडीशंस किसमें हाई होगा, C4 में या C3 में? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट किसमें हाई होगा? सो दोनों में। अंडर हाई लाइट कंडीशंस। सर C4 में। हाँ, C4 में ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, क्योंकि C4 प्लांट्स जो होते हैं ये ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी इसको अडॉप्ट करते हैं ये। तो यहाँ पर हाई होगा इसमें, और यहाँ पर होगा लो। फिर इसके बाद ये फोटो रेस्पिरेशन दिया हुआ था। तो फोटो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था, फोटो रेस्पिरेशन में जो हमारा रुबिस्को है ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज क्योंकि दोनों की तरह वर्क करता है। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो रुबिस्को जो है ये ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है। और जब ये रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करेगा तो ये दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट का और दूसरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का।
सर हाँ सर एक डाउट है हाँ सर, फोटोसिंथेसिस में अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे हो रहा है, मतलब अगर उसका रेट जो है वो ऑप्टिमम है, तो क्या उस कंडीशन में उसका जो ग्लूकोज बन रहा होगा, क्या वो मतलब लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क कर सकता है? ग्लूकोज लिमिटिंग फैक्टर की तरह क्यों? सर मतलब अगर मान लीजिए सारे कंडीशंस जितने भी वो फुलफिल्ड हैं, बट हाँ प्लांट में ही इतना ग्लूकोज बन चुका है जितना मतलब काफी बन चुका है जितना उसको यूज नहीं है बाद में, तो क्या उस कंडीशन में अगर हाँ प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, सपोज 6CO2 प्लस 12H2O, ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। तो अगर यहाँ पर ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रहा है, सपोज यहाँ से रिमूव नहीं किया जा रहा है ये, यस सर। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगी ये कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन आगे तभी बढ़ती रहेगी जब तक यहाँ से प्रोडक्ट रिमूव होता रहे। अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये रेट जो होगा वो कम हो जाएगा प्लांट में, उस प्लांट में, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। ओके लेकिन सर। उस कंडीशन में फिर ये मेंशन करना पड़ेगा उनको कि ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तभी उसी कंडीशन में हो सकता है ये। तो फोटो रेस्पिरेशन हम लोग अब रिवाइज कर रहे थे। फोटो रेस्पिरेशन में क्या था, RUBP जो था ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कंबाइन करेगा या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, डिपेंड करेगा रोबेस्को के ऊपर। और रोबेस्को क्या करेगा, रोबेस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है जब ऑक्सीजन रिच कंडीशन होती है, या फिर कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई ना हो, और यंग लीफ होगी तो वहां पर रोबेस्को जो होगा कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, और ओल्ड एजिंग लीफ होगी तो वहां पे ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। ये हम लोगों ने नोट किया था। तो फिर ये ऑक्सीजनेज की तरह जब एक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनाता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और दूसरा मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो वन मॉलिक्यूल ये और वन मॉलिक्यूल ये। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन है, और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी बोलते हैं। फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये डायरेक्ट कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, जबकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होगा ये डायरेक्ट कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट को पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होना होगा। तो इसी का जो कन्वर्जन होता है ये क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इन 3 ऑर्गेनेल्स में होता है। तो ये तीनों ऑर्गेनेल्स के नाम तुम्हें डेफिनेटली याद होने चाहिए क्योंकि ये पूछे गए हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होगा। और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये पहले ग्लाइकोलेट में चेंज होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसको हटा दिया जाता है तो ग्लाइकोलेट में चेंज होगा। ग्लाइकोलेट ये जो कन्वर्जन होता है ये तुम्हारा होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के बाद फिर ये आएगा पेरोक्सिसोम में। तो ग्लाइकोलेट विल गो इनटू पेरोक्सिसोम, और यहाँ पर ये फिर ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लाइसिन, और फिर ग्लाइसिन।
फिर ग्लाइसिन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, और ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए ये 2 बार ये रिएक्शन होगी। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन ये अल्टीमेटली चेंज होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। तो सीरीन जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लाइसिन 2 कार्बन का कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 मॉलिक्यूल हमने ग्लाइसिन के लिए हुए हैं, इसका मतलब 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इस कन्वर्जन में निकल चला जाता है, लॉस हो जाता है इसका। इसी के लिए इसको बोलते हैं वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ था, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की गई थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर चेंज हुआ फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, वो अल्टीमेटली यहाँ पर एक मॉलिक्यूल उसका लॉस हो गया। तो ये फोटो रेस्पिरेशन को इसीलिए बोला जाता है वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो हुआ है उसका लॉस होता है, और वो लॉस कितना होता है 25%, क्योंकि 4 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड बना, एक कार्बन लॉस हो गया। तो 4 में से चूंकि एक का लॉस हुआ, तो इसलिए 100 में अगर पूछा जाएगा तो 100 में परसेंटेज निकालेंगे तो 1/4 इंटू 100, तो 25%। तो 25% ऑफ फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। इन फोटो रेस्पिरेशन, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, 25% का लॉस होता है। फिर सीरीन जो होगा ये फिर से ये पूरा कन्वर्जन जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ होगा, ग्लाइसिन से सीरीन में कन्वर्जन। फिर सीरीन फिर से पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा, और ये सीरीन चेंज हो जाएगा ये वाला जो ग्लिसरिक एसिड है इसमें। तो सीरीन विल चेंज इनटू ग्लिसरिक एसिड, और ग्लिसरिक एसिड फिर से क्लोरोप्लास्ट में आएगा, और क्लोरोप्लास्ट में ये ग्लिसरिक एसिड विल चेंज इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर से तुम्हारा ये कैल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट किसमें चेंज हुआ अल्टीमेटली? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक तो 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज लॉस्ट, दूसरा जो फोटो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो इस बार नीट में क्वेश्चन आया था कि फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 2 कंपाउंड बनेंगे, एक 3 कार्बन का बनेगा और एक 2 कार्बन का। जो 2 कार्बन वाला है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, और दूसरा जो 3 कार्बन वाला है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये बनता क्यों? क्योंकि रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क करता है। अगर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करता तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनते? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो फोटो रेस्पिरेशन में इतना ही याद रखना है। और फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है ये हम लोग डिटेल में देख ही चुके थे। ये फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को जो होता है बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रैनल होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो रुबिस्को है वो सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। तो इस वजह से C4 में क्रैन्स एनाटॉमी की वजह से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि C3 प्लांट्स में मेसोफिल सेल्स ही होती हैं जिसमें रुबिस्को ही प्रेजेंट होगा। पेप्केज एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट होगा C3 प्लांट में, और C3 प्लांट्स जो होंगे ये फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस शो करते हैं। तो ये हो गया फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फिर इसके बाद ये C4 साइकिल, C4 साइकिल में C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है दैट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। जो C3 में होता है वो क्या होता है? RUBP, रेबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट।
तो जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, पेप्केज एंजाइम इस प्रोसेस को कैटलाइज करेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये पेप्केज एंजाइम ये प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में। तो C4 और बनता है सबसे पहले C4 एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये पूरा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है C4 के लिए, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो C4 में पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन हुआ? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट हुआ। फिर एंजाइम कौन सा हुआ? पेप्केज हुआ। और C4 एसिड जो होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है, चूंकि ये 4 कार्बन होता है इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। C4 साइकिल का दूसरा नाम जो होता है हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। साइंटिस्ट के नाम, साइंटिस्ट जिन्होंने ये खोज की थी उसी के नाम पे इसको हैच स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। फिर अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा NADPH की हेल्प से, और किस में चेंज होता है? ये मैलिक एसिड में। ठीक, मैलिक एसिड, फिर मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पहुंच जाता है बंडल शीथ सेल्स में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर बीइंग फिक्स्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू, तो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा? मेसोफिल टू बंडल शीथ सेल्स। और किस फॉर्म में अगर पूछा जाए तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पर लिखा हुआ है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ये उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया जाएगा, तो ये पायरुविक एसिड में चेंज हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है इसको यूटिलाइज किया जाता है थ्रू केल्विन साइकिल। तो अगर पूछा जाए कि C4 प्लांट में मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा है, C4 या C3 साइकिल, तो क्या बताओगे? मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इन C4 साइकिल इज, C4 प्लांट्स में मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कौन सा होगा? केल्विन साइकिल। हाँ, वेरी गुड। तो कैल्विन साइकिल ये कॉमन है दोनों में ही, चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो। तो आई NCERT में ही लाइन लिखी हुई है कि बायोसिंथेटिक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इन C4 प्लांट इज कैल्विन साइकिल। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी डीकार्बोक्सिलेशन से, ये यूटिलाइज कर ली जाती है। और ये C3 एसिड, ये पायरुविक एसिड जो बना है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में फॉस्फोराइलेशन के द्वारा ये फिर से रीजनरेशन होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये डायग्राम ऐसा आया हुआ है, तो इसके लिए FT DT और R। तो F से फिक्सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर डिकार्बोक्सिलेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में रीजनरेशन। तो ये सारे स्टेप्स जो होंगे ये तुम्हारे होंगे C4 साइकिल में। तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हुआ? मेसोफिल सेल में। सेकेंडरी या फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में। और जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है, इम्परवियस होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ए ग्रैनल होगा, ग्रैना एब्सेंट होंगे। उससे एडवांटेज क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी तो उसका एडवांटेज ये हुआ कि रिबस्को जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह ही सिर्फ एक्ट करेगा। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये हो गया आपका C4 साइकिल। इसके बाद
ट्रांस एनाटॉमी हम लोग पूरा देख चुके थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हें दिया हुआ है केल्विन साइकिल का। केल्विन साइकिल में हमें पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH चाहिए होते हैं, और जो रिएक्शन लिखी जाती है वो 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होते हैं, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी और 2 NADPH, तो 6 के लिए कितने हो गए 18 ATP और 12 NADPH। ठीक है, क्योंकि एक के लिए 3 ATP और NADPH कितने, एक के लिए 2 NADPH चाहिए होते हैं, तो इस वजह से 18 ATP और 12 NADPH, तो ये याद रखना है। और इसी तरीके से अगर C4 प्लांट होगा तो वहां पर इनमें 6CO2 तो होगा ही होगा, 6 तो 1 ग्लूकोज बनाएगा और 30 ATP 30 ADP बनाएगा। यस 30 ATP होंगे, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स 5 ATP, तो 30 ATP और 12 NADPH। तो ये दोनों का कंपैरिजन याद रखना है, इसी पे MCQs पूछा जाएगा। और अगर ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन की बात की जाएगी तो ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर ये लिखा हुआ 6CO2 प्लस RUBP, ये केल्विन साइकिल के लिए लिखा हुआ है 6CO2 प्लस 6 RUBP, क्योंकि वहां पर केल्विन साइकिल में ट्राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है, 18 ATP 12 NADPH, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, RUBP का रीजनरेशन हो जाएगा, तो ये रीजनरेट हो गया, फिर 18 ATP ये 18 ADP में चेंज हो जाएंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 12 NADPH जो है ये 12 NADP और ये जो 18 ADP है इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी 18 रिलीज होंगे। तो ये तुम्हारे हो गया ये केल्विन साइकिल का भी। ये इसी की जगह अगर C4 साइकिल होती तो C4 साइकिल में तुम्हें पता है कि वहां पे RUBP भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करता है, और इससे पहले फॉस्फोइनॉल पायरुवेट करता है, तो 6 PEP होता प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होते 6 प्लस 6 RUBP होता प्लस 30 ATP होते प्लस 12 NADPH होते, और ये चेंज होते एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। बाकी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसका रीजनरेशन हो जाता है, RUBP है इसका भी रीजनरेशन हो जाता है, और अब 30 ATP जो थे ये 30 ADP में चेंज हो जाएंगे, प्लस 30 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस 12 NADP प्लस। तो ये हो गया हमारा C4 का बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बायोसिंथेटिक पाथवे जो है C3 साइकिल से भी हो सकता है, C4 साइकिल से भी हो सकता है। C3 में फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं, इसी को ओवरकम करने के लिए नेचर ने इस C4 प्लांट को इवॉल्व किया। तो ये तुम्हारा हो गया C3 और C4। तो यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो वही हैं जैसे वहां पे था, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन। C4 साइकिल में कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रीजनरेशन होता है। यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन और फिर रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा, कार्बोक्सिलेशन होगा,
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा C3 साइकिल का। और C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके बाद इसका रिडक्शन होगा और फॉस्फोराइलेशन भी होता है यहाँ पे। तो रिडक्शन में NADPH ये अपना हाइड्रोजन देगा और ये खुद चेंज हो जाएगा NADP प्लस में। और चूंकि फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है इसलिए ATP यहाँ पे खर्च होती है और ATP ये अपना ATP का फॉस्फेट दे देगा और ये खुद ADP में चेंज होगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट ये 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। यहाँ से ये जो रिएक्शन है वो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कहलाता है, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में जो ये रिएक्शन इधर चल रही है वहां पर वही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होना है, निर्माण होना है और वहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है, मतलब अपोजिट रिएक्शन है दोनों। इसी वजह से यहाँ से फिर ये ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल है। फिर ये ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा। ट्रायोज फॉस्फेट ये सुक्रोज बनाएगा, ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर के सुक्रोज, और अल्टीमेटली ये स्टार्च में चेंज हो जाएगा। और बाकी के जो 10 मॉलिक्यूल्स होंगे वो रीजनरेशन में खर्च होंगे, वापस से RUBP बन जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो ये तुम्हें याद रखने हैं। Regeneration, during which the carbon dioxide acceptor ribulose 1,5-phosphate is formed again so that the cycle continues. तो जो ATP और NADPH यहाँ पे जो खर्च हो रहा है ये आता है हमारा लाइट रिएक्शन से। तो लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देखा था फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दो जगह से गवर्न होती है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट था लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जाता है उसी के पास तो उसे साइक्लिक बोलेंगे, और नॉन साइक्लिक अगर वो वापस लौट के नहीं आया। तो फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो अल्टीमेटली पहुंचता है फोटो सिस्टम 1 के पास, और फोटो सिस्टम 1 से फिर अल्टीमेटली पहुंचता है NADP प्लस के पास, NADPH बनेगा। तो NADPH जो बनेगा वही यहाँ पर रिडक्शन में यूज होगा कैल्विन साइकिल के। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ATP बनता है, वो भी हम लोगों ने देखा कि रिडक्शन और फॉस्फोराइलेशन में यूज हो रहा है। तो ATP जो बनती है ये बनती है जब इलेक्ट्रॉन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूव करता है, तो डाउनहिल मूव करने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोटॉन को पंप करने में खर्च होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस तरह से काम करती है ATP के प्रोडक्शन में। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि केमिकल की ऑस्मोसिस हो रही है, और केमिकल कौन सा था, वो H आयन था। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में H आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ता है, थैलाकॉइड के ल्यूमिन में बढ़ेगा। यही चीज अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता है H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। तो ये ल्यूमिन में H आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पहला तो बढ़ेगा फोटोसिस्टम 2 की वजह से, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है 2H2O, जब इसकी लिसिस होगी तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो 4H प्लस है ये H आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे। ठीक है। और ऑक्सीजन जो होगी ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी। और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन साइकिल को मेंटेन रखने के लिए वापस से फोटो सिस्टम 2 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इसको कंपनसेट करता रहेगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा फोटो सिस्टम 2, ये एक एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा होगा। फिर जो फोटो सिस्टम 2 से हमने देखा था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है यहाँ पे फियोफाइटिन होता है। फियोफाइटिन से ये प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचेगा। प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को अंदर रिलीज करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है साइटोक्रोम B6F को पहुंचाता है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और साइटोक्रोम B6F से ये पहुंचता है प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से ये पहुंच जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास और फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा और अल्टीमेटली ये फिर NADP प्लस के पास पहुंचता है और ये NADPH जो रिड्यूस सब्सटेंस बनता है जो यूज होगा डार्क रिएक्शन में। तो अल्टीमेटली जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ था ये इस तरह से जेड पैटर्न को फॉलो करते हुए वापस से NADP में पहुंच जाता, तो इसी को बोलते हैं जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ और वापस यहाँ पहुंचा, वापस फोटो सिस्टम 2 में घूम के नहीं आया, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक है क्योंकि लौट के नहीं आ रहा है और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है मतलब ATP बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब ये होके जाएगा तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा। तो नॉन साइक्लिक में हम लोगों ने देखा था कि ATP भी बनेगी और NADPH भी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा है NADP प्लस के पास। और जबकि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था, साइक्लिक वाले में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये NADP प्लस के पास ना जाकर के वापस से इधर से घूम के आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे AFES, उसके थ्रू फिर ये साइटोक्रोम B6F से होता हुआ प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस फोटो सिस्टम 1 में पहुंचता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होगा, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है मतलब फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी मिलेगी। जबकि साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP मिलेगा, ना NADPH बनेगा, ना ऑक्सीजन रिलीज होगी और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये हमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बारे में इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 2 हो गया ये एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोटॉन पंप के थ्रू एचाइन अंदर स्ट्रोमा से लेकर के ल्यूमेन में पंप करता है। तो ये दूसरा मेथड हो गया एचाइन कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ने का। और तीसरा होता है फोटो सिस्टम 1 में जो ये NADPH बन रहा है, तो NADP प्लस इलेक्ट्रॉन और को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्ट्रोमा से H आयन भी लेगा, तो ये चेंज हो जाता है NADPH में। तो NADPH में जो H आया ये कहाँ से आया, ये स्ट्रोमा से आया, तो स्ट्रोमा में H आयन को इसने कम कर दिया। इसका मतलब देखा जाए तो कंपैरेटिवली यहाँ पे H आयन का कांस्टेंट ग्रेडियंट जो होगा वो बढ़ गया होगा, क्योंकि बाहर तुम H आयन कम कर रहे हो। तो इस वजह से ये तीसरा मेथड हो गया। लेकिन ये कहाँ पर होता है, ये स्ट्रोमा साइड में होता है, इतना याद रखना। तो अल्टीमेटली ये एचाइन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन में बढ़ जाएगा, ये फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो जाने की टेंडेंसी होगी इसकी, लेकिन ये कहीं से भी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि ये लिपिड मेम्ब्रेन है। तो ये FOF1 पार्टिकल, जिनको एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं या ATP सिंथेज बोलते हैं, तो इसमें इसके थ्रू होकर के जाता है ये एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। तो एचाइन के जब 3 मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू होकर के जाएंगे तो ये ATP सिंथेज जो F1 में एक्टिविटी है ये एक्टिव हो जाएगी और ADP से ATP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके एक ATP की सिंथेसिस होगी। तो ये था तुम्हारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम लोगों का कवर हो गया है।
समझ में आया आप लोगों को ये चैप्टर? यस सर। यस थैंक यू ऑल ऑफ यू।